नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं आपको जो है इस समय सुना रहा हूँ अलाउद्दीन की कहानियाँ, आलखंड के किस्से, जो भी आप कहें। तो उन्हीं में से एक बहुत विचित्रता से भरा हुआ वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपा करके उसको पूरा सुनें, स्किप नहीं करें। और अगर आपने पूरा सुना तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपको उस कथा में बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि ये सारी कहानियों से हट करके है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। मित्रों, लाखन राणा थे, उनके मामा का नाम था गंगा। पमार उनकी जो है उपजाति थी और कोढ़ारे उनका निवास था। तो उनके कोई संतान नहीं थे। तो संतान की प्राप्ति के लिए कोढ़ार माता की बहुत सेवा करते हैं। तब देवी एक दिन प्रकट होकर के उनको पुत्र होने का वरदान देती है और साथ में ये भी बताती है कि तुमने मेरी सेवा तो बहुत विशाल रूप में की है, लेकिन तुम्हारी एक गलती भी है। उस गलती की सजा के रूप में तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा चोर निकलेगा। तब गंगा कहते हैं कि माता, मेरी ऐसी क्या खता है। तब देवी माँ बताती हैं कि एक दिन तुम फूल लाना भूल गए थे और तुमने अपने साथ कुछ फूल उठा करके चोरी से मुझको समर्पित किए थे। तुम्हारे मन में ये था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इससे मांगूं क्यों। बस उसी अपराध के रूप में तुम्हारा पुत्र एक डाकू बनेगा। 10 दिशाओं में तुम्हारा नाम रोशन होगा। तब राजा गंगा सिंह उसे माता का प्रसाद समझ करके सिरोधार्य करते हैं और आ जाते हैं अपने महल में। कालांतर में होता है उनके एक पुत्र, जो उस समय के मानव थे, यानी कि सामान्य साइज से कुछ छोटा ही होता है उनका बालक। तो वो उसके छोटे रूप को देख करके बौना नाम ही रख देते हैं। यही बौना आगे चलकर बौनाचूर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसके डाकू मित्र 1000 थे और ये ऊंट की सवारी करने वाला था। जब ये शादी के लायक होता है, उस समय की बात है। हीरागढ़ के राजा हैं तिरखा सिंह। उनके 3 पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्र का नाम है प्रथम सिंह, संतामल और प्रीतम सिंह। तीनों बेजोड़ लड़ाके हैं। तो एक दिन तिरखा सिंह की पत्नी कहती हैं कि महाराज, आप जो है बेटी का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अब बेटी हमारी विवाह के योग्य हो गई है। तब तिरखा सिंह जाते हैं राज दरबार में, पुरोहित से कह करके टीका लिखवाते हैं। टीका में दान दक्षिणा देने के लिए सब कुछ भरपूर मात्रा में कहते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि हमारी कुछ शर्तें हैं, जो इन शर्तों को पूरा कर देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे। कोई सोचे कि हम ऐसे ही मुफ्त में ब्याह कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब वो अपने टीके की शर्तें लिखते हैं तो वो बताते हैं, सबसे पहली लड़ाई मेरे यहाँ आने वाले को चींटियों की लड़ना पड़ेगी। दूसरी लड़ाई
मेरे यहाँ रास्ते में बहुत बड़ी रेत का मैदान है, उससे गुजरना होगा। तीसरी लड़ाई जल जीवों की है, जिसको आलखंड में नाकों के नाम से कहा गया है। चौथी लड़ाई दानवों की है, जिसमें अनेकों दानव हैं। और जब ऐसी बातें लिख देते हैं तिरखा सिंह, उसके बाद कहते हैं जो आकर के मेरे महल के अंदर एक ऊँटनी बंधी है और बिना दरवाजे को तोड़े हुए उस ऊँटनी को निकाल कर ले जाएगा, उसके साथ विवाह होगा। और एक हीरा उन्होंने अपने महल के निर्माण के समय एक संदूक में रख करके और उसका एक तिलस्म बनाकर महल की नींव में रख छोड़ा था। उस तिलस्म को भेद करके उस हीरे को जो ले जाए, उनकी रानी की अंगूठी उसके हाथ से उतार कर ले जाए और एक दिन उनकी कचहरी में न्याय कर दे, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करूंगा। ये उनकी शर्तें थीं, जो कि असंभव ही थीं। तो उनके नाऊ और पुरोहित के साथ में उनका छोटा बेटा जाता है, प्रीतम सिंह। वो बावनगढ़ में घूम आते हैं, झांसी ग्वालियर का कालपी सारी जगहों को देखते हैं, राजा जयचंद का दरबार देखते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोट कसौंदी, नैनागढ़, बलक बुखारा, यानी कि कहीं पर भी शेष नहीं छोड़ते। तो वो बड़े उदास होकर के वापस अपने हीरागढ़ की ओर जा रहे हैं। उसी समय मिल जाता है गांजर के जंगल में बौना डाकू, और वो टीके का सामान देखता है तो कहता है भाई कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तब वो बताते हैं कि हम जो है राजा तिरखा सिंह के नाऊ पुरोहित हैं और हम टीका लेकर के आए हैं अपनी राजकुमारी का। बौना इतना सुनता है कि बस उसकी नीयत बदल जाती है, कोड़ा लेकर के खड़ा हो जाता है, कहता है ये सारी सामग्री यहाँ पर ऊँटों में लाद दो और तुम नीचे उतार आओ। नाऊ और पंडित वैसा ही करते हैं। फिर उनको कहता है अपने कपड़े उतारो, यानी कि उनके कपड़े तक उतराने के बाद उनको पीटते हुए कहता है बस अब पीछे मुड़कर न देखना। इस प्रकार से बौना की बहुत मार को खा करके नाऊ पंडित किसी प्रकार से तिरखा सिंह के यहाँ पहुँचते हैं और वो सारी हकीकत कह सुनाते हैं। इधर गंगा सिंह जब तिरखा सिंह का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं तूने ये बैठे बैठाए कैसी आफत मोल ले ली। तब बौना कहता है महाराज आप चिंता न करें, आप तो महलों में बैठे रहें, ये सब मेरे जुम्मे पर छोड़ दें, और अगर आप ज़्यादा जिद करेंगे तो मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। तो पुत्र की जिद में विवश हो जाते हैं और उनकी बात को स्वीकार करते हैं। बस बौना डाकू जाता है मलखान के पास में, मलखान से सारी बातें बताता है तो मलखान उसकी मदद का वचन दे देते हैं, क्योंकि मलखान और ऊदल पूरे आलखंड में दो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि युद्ध होना चाहिए, वो हमारा ना हो तो आपका सही। भले ही उधार का लड़ने को मिले लेकिन युद्ध लड़ना उन्हें पसंद है। और मलखान अपनी पूरी सेना को सजा करके जाते हैं राजा परमाल के दरबार में और कहते हैं महाराज मुझे आपकी मदद चाहिए, मैंने बौना को उसका विवाह कराने का वचन दे दिया है। तब राजा परमाल कहते हैं मेरा तो आला मालिक है और तुम आला से ही पूछ लो। तब आला कहते हैं हमारी बलाई जाएगी, हमने
कोई बौना का कर्ज नहीं ले रखा है। तब मलखान कहते हैं कर्ज कहो या व्यवहार, जब मसला भाभी का हरण हुआ था तब बौना ने आपकी कितनी मदद की थी। यानी कि अंतोगत्वा वो बातों बातों से शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब वो सख्ती से इनकार कर रहे थे तो उदल ने भी कह दिया कि मैं मलखान के साथ जाऊंगा, मेरी आधी फौजें बांट दी जाएं। इंदल भी जब बात बिगड़ते देखते हैं तो वो भी कहते हैं चाचा मैं भी चलूंगा। तब आल्हा व्यवस्था में स्वीकार करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सेना को तैयार करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों लोग चलते हैं। बौना आगे से जा कर के लाखन राणा के यहाँ, राजा जयचंद के यहाँ जा कर के उनसे आशीर्वाद लेता है कि मेरी शादी के लिए आप चलें, अपनी सेना भी ले चलें। अब चूंकि वो उनका साले का लड़का है इसलिए वो भी लाखन राणा से कह देते हैं ठीक है तुम चले जाओ। इस तरीके से बौना डाकू देखते देखते बहुत बड़ी सेना तैयार कर लेता है और चल देते हैं। जैसे ही 3 दिन का सफर पूरा होता है तब से सिपाही थक चुके हैं और सामने दिखाई देता है बहुत बड़ा रेत का मैदान। तब वो कहते हैं आगे तंबू तो लगना नहीं है, यहीं पर विश्राम किया जाए और जब इसका कोई समाधान मिल जाएगा तब फिर देखेंगे। तो इस तरीके से सेना का विश्राम हो जाता है। और मित्रों मैं आप लोगों को इसके आगे के वृत्तांत कल सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि अगर मैं एक साथ बताऊंगा तो यहाँ भी वृत्तांत बढ़ जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।